मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलय शस्य श्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। ध्वज गीत शुरू करेंगे। प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति जगाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा शान न इसकी जाने पाए चाहे जान भले ही जाए विश्व विजय करके दिखलाए तब होवे प्रण पूर्ण हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। अरे विश्राम, अरे सावधान, राष्ट्रगान शुरू करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य
उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे आजाद हिंद कौमी नारा
इंदिरा भवन, कांग्रेस का नया मुख्यालय। सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, कांग्रेस पार्टी की 140 साल की गौरव गाथा है। दीवारों पर गढ़े कांग्रेस संविधान के 5 मूल्य हमारे सिद्धांत हैं। अंदर आते ही कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तस्वीर एक शानदार अतीत और बुलंद वर्तमान के इंदिरा भवन, कांग्रेस का नया मुख्यालय। सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, कांग्रेस पार्टी के 140 साल की गौरव गाथा है। दीवारों पर गढ़े कांग्रेस संविधान के 5 मूल्य हमारे सिद्धांत हैं। अंदर आते ही कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तस्वीर एक शानदार अतीत और बुलंद वर्तमान के बीच सुंदर सामंजस्य है। स्वाभिमान से चमकता बाबा साहेब अम्बेडकर का चेहरा ऐलान करता है कि सामाजिक स्वतंत्रता के बिना कोई भी आजादी किसी काम की नहीं है। 5 मंजिलों पर अलग अलग जगह लगी करीब 246 दुर्लभ तस्वीरें साक्षी हैं कि भारत और कांग्रेस का इतिहास एक दूसरे में समाया हुआ है। कहीं चर्चिल के घमंड को चकनाचूर कर राउंड टेबल में सच की ताकत के साथ महात्मा गांधी बैठे हैं, कहीं सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस का स्वाभिमान झलकता है, कहीं रविंद्रनाथ टैगोर और खान अब्दुल गफ्फार खान का राष्ट्रवाद दमकता है। पूरे भवन में हर मंजिल की दीवारों पर 140 साल की टाइमलाइन में इतिहास अंकित है। 1885 के पहले कांग्रेस अधिवेशन से लेकर आज तक पूर्ण स्वराज और सहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, गरीबी हटाओ, सांप्रदायिकता के खिलाफ और भारत जोड़ो यात्रा जैसे कांग्रेस के निर्णयों ने देश को नई राह दिखाई है। इसी इंदिरा भवन में कहीं आइंस्टाइन का हाथ पकड़े नेहरू विज्ञान और टेक्नोलॉजी के ध्वजवाहक हैं, तो वहीं दूसरी ओर शास्त्री जी की सादगी, किसान और जवान के लिए उनका संकल्प भी गरजता है। इस भवन की दीवारों पर इंदिरा गांधी के साहस के सामने घुटनों पर झुका पूरा पाकिस्तान और बैंक राष्ट्रीयकरण जैसे दृढ़ निर्णय नजर आते हैं। राजीव गांधी के भारत को टेलीकॉम और आईटी क्रांति को अग्रदूत बनाने से लेकर देश में तमाम शांति समझौते भी दिखाई देते हैं। नरसिम्हा राव सरकार का वो निर्णय झलकता है जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को ग्लोबलाइज कर दिया। सोनिया गांधी जी का त्याग और समर्पण दमक रहा है और यही दीवारें गवाह है कि 2004 में हर प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करके सोनिया जी के करिश्माई नेतृत्व ने कांग्रेस को विजय दिलाई थी। 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व की यूपीए सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों का लेखा जोखा है। यह दीवारें गवाह हैं कैसे सोनिया जी और डॉक्टर साहब ने मिलकर इस देश में सूचना, शिक्षा, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा जैसे क्रांतिकारी निर्णय लिए। कैसे नफरत, अराजकता, तानाशाही और भ्रष्टाचार से जूझ रहे 21वीं सदी के भारत को कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मोहब्बत से जोड़ दिया। हर फ्लोर पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी की तस्वीरें उनके हौसलों और सबको समता और न्याय दिलाने के उनके समर्पण का प्रतीक है। इस भवन में एक पूरी दीवार पर संत राम जी जैसे समर्पित कार्यकर्ता की तस्वीरें, उनके समर्पण और हर कार्यकर्ता के सम्मान की कहानी है। 5 फ्लोर की ये ग्रीन बिल्डिंग पर्यावरण के अनुकूल है और अब इसी 9A कोटला मार्ग स्थित इंदिरा भवन से कांग्रेस एक नई ऊर्जा, एक नए संकल्प और एक नए विश्वास के साथ भारत के उज्जवल भविष्य और लोगों को न्याय दिलाने के लिए तैयार है।
आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा श्री केसी वेणुगोपाल को कि वो आए और यहाँ पे अपना स्वागतीय भाषण दें। Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji, our leader Madam Sonia Gandhi ji, leader of opposition and former President Rahul Gandhi ji, respected members of the Congress Working Committee, permanent invitees, special invitees, PCC presidents, CLP leaders, members of Parliament, and other distinguished dignitaries. It is with immense pride and joy that we are here in this historic occasion. Today, as we inaugurated the new headquarters of the Indian National Congress, Indira Bhavan, we witness a moment which is a proud moment for every Congress workers across the country. This building is not a structure of bricks, but is a testament of the dreams, dedication, and sacrifices of the millions of Congress workers who have tirelessly served the nation through this great party. With the advent of a new year, we step into this home. The new headquarters is thoughtfully designed to meet the needs of the present and the challenges of the future. This building is a reflection of our commitment to remain forward-looking while staying rooted in our rich history and values. It's worth remembering that the construction of this building was started and initiated by when Madam Sonia Gandhi as the President of Indian National Congress. We completed and inaugurated the building. Now, our Honorable President Mallikarjuna Kharge ji as INC President. It is a great honor of all of that. Our guiding light, Madam Sonia Gandhi, has inaugurated the building today. I extend my heartful gratitude to the Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji, Madam Sonia ji, and Sri Rahul ji for supervising the completion of this building. My special gratitude to Priyanka Gandhi ji for overseeing and finalizing and planning and designing the start of the state-of-the-art of the headquarters. Because yesterday night till 11 o'clock also Priyanka ji was here at 2 o'clock. Then thanks to Pawan Kera Bansal ji. Before, I also fondly remembers the contribution of late Sri Motilal Vora ji, Ahmed Patel ji, Murali Diora ji, who were closely associated with the planning and construction of this building. Thanks to Pawan Kumar Bansal ji, Ajay Makhan ji, Treasurer AICC, and Manish Chatrat and Kanish, who tirelessly worked along with others for following up the completion and technical formalities of the constructions. I also warmly welcome the L&T group of representatives who done this construction. Sri Kuldeep Goyal, Sri Anand Pradap, Sri Manish Pradap Singh, and architect interior designers Mr. Hafiz, Ms. Abuva Sharma, Satyendra Malik, Mr. Pramod Kumar, Ms. Anita Jacob, consultant Ms. Nandita Beg, interior designers Ms. Namrata Dutt and Shahid Khan. Dear colleagues, as you well see, the Indira Bhavan houses the office of the party functionaries, including Honorable Congress President and former President, and General Secretaries and various departments and frontal organizations. It is also equipped with a library, spacious conference halls, dedicated CWC meeting rooms, and modern media facilities. One of the most striking features of this building is its celebration of our party legacy. The walls and rooms are adorned with the portraits of our great leaders, historic milestones, and inspiring quotes that remind us of the values and vision that have guided us for a century. From the struggle and triumphs of the pre-independence era to the achievement of the post-independent period, this building is a living museum of our party's unparalleled contribution to the nation. This day is not just about the inauguration of a new headquarters. It is about the
enduring spirit of the Congress Party. It's a tribute to the courage, determination, and unwavering commitment of millions of Congress workers who have made this moment possible. I once again extended warm welcome to our Congress President, former Congress President, and Leader of Opposition in Lok Sabha, and all our dignitaries, including the working committee members and the chief ministers and the senior leaders. Let us celebrate this moment with the same resolve and passion that has always defined the Indian National Congress. Jai Hind. अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी से कि वो आएं और हम सब लोगों को संबोधित करें। Kharge ji, Sonia Gandhi ji, Honorable CWC members, dear colleagues, I'd like to congratulate all of you on this occasion. We are getting a new headquarters. And we are getting a new headquarters at a very particular time. I think it's quite symbolic that yesterday, in a speech, the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. This building, it is not an ordinary building. It has emerged from the soil of our country, and it has emerged as a result of the hard work and sacrifice of millions of people, and not just sacrifice prior to the freedom movement, but sacrifice until today. And there are multiple examples. There's an example, of course, of the freedom movement and the fruit of that movement, which was the Constitution, which was essentially attacked yesterday by Mr. Mohan Bhagwat when he says that the Constitution was not the symbol of our freedom. But also after that, thousands of our workers died in Punjab, thousands of our workers died in Kashmir, thousands of our workers died in the Northeast. And so this party has stood for a particular set of values. And we can see those values in this building. Unlike the Western world, which focuses on outside the self, the Indian way of thinking is about understanding the self. If you look at our great masters, they're all about understanding precisely who you are, where you come from, who you are, what your nature is. And that, the Bhagavad Gita is about that, Shiva is about that, Guru Nanak Ji is about that, Kabir is about that. All of them are asking the fundamental question, who are you? And this is really the fight that is taking place in India today. There are two visions of the self in India in conflict. One is our idea, the idea of the Constitution, and the other is the idea of the RSS. One idea says India is a union of states. We have, as we entered, I saw, we have all the national languages there, equally placed together. There is no superior language. There is no inferior language. There is no superior culture.
There is no inferior culture. There is no superior community, no inferior community. They are all the same. That is written in the Constitution, and it is symbolized by this building. On the other side, there is the idea of a centralized knowledge, of a centralized understanding. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independence movement, what he thinks about the Constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the Constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. Right? That is the crux of it. The Congress party has worked with the Indian people. It has built the success of this country. And it has built the success of this country on the foundations of the Constitution. And that is what this building symbolizes. You please go inside this building and you will see the depth of talent. You will see how deeply the Congress party has entered the soul of India. There's a history there. In fact, we forget. As I said, it's important to understand who you are. So for Congress people, it's important to understand who we are. What is our tradition? What is our history? Where have we come from? Please look in the building. You will see Mahatma Gandhi, Sardar Patel, Jawaharlal Nehru. And it doesn't stop there. Workers, chief ministers, governors, defense ministers, foreign ministers, all of them who served the constitution of our country, all of them who saluted the tricolor. Do not forget that. The people who are in power today do not salute the tricolor, do not believe in the national flag, do not believe in the constitution, and they have a completely different vision of India than we do. They want India to be run by a shady, hidden, secret society. They want India to be run by one man, and they want to crush the voice of this country. They want to crush the voice of the Dalits. They want to crush the voice of the minorities. They want to crush the voice of the backward castes, of the tribals. This is their agenda. And I would also like to say clearly that there is no other party in this country that can stop them. And you will see, the only party that can stop them is the Congress party. And there is a reason for it. The reason is that we are an ideological party. And our ideology does not emerge yesterday. Our ideology, like the RSS ideology, is thousands of years old, and it has been fighting the RSS ideology for thousands of years. We have our symbols. We have Shiva. We have Buddha. We have Guru Nanak. We have Kabir. We have Mahatma Gandhi. We have our symbols. And these are all the symbols who have shown the correct path to this country. Please name one symbol of the RSS ideology that is revered in India today. Name one symbol. Was Guru Nanak from the RSS ideology? Was Buddha from the RSS ideology? Was Krishna
Krishna Bhagwan from the RSS ideology? Not a single one. Because every single one of these people fought for equality, fought for brotherhood, fought for affection. And so the last thing I would like to say is that this building has emerged from the blood of Congress people. And not just Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Patel ji, not just these people. It has emerged from the blood of our workers, from every single one of our leaders. That includes all of you who are today defending the idea of the Congress Party. Everybody in this room is under severe assault defending the ideas of the Congress Party. Sometimes we forget it. But these people in this room are facing systematic attack and assault on their lives because they are in the Congress Party. And they are not surrendering to the BJP and the RSS. And in the same way, thousands of workers are there. But there are also thousands of people who believe, millions of people who believe in the Congress ideology. They're sitting outside the Congress. And that is why, the same way this building has emerged from the soil of our country, from the blood of our leaders, from the blood of our workers, this building, the idea behind this building must also reach the corners of our country. That is the duty of this building. That it does not just remain a building, that the ideas that are inside this building reach the corners of our country. Reach Tamil Nadu, Kashmir, Northeast, Gujarat, Andaman, Lakshadweep, every corner of our country. This idea has to be propagated from this building. So I'd also finally like to thank all the people who've been responsible for giving us this building. The people Venugopalji mentioned, Murli Deora, Motilal Vora ji, who we all miss, Ahmed Patel ji, the others who have helped with the completion, Manish Chatra ji, Venugopal ji, Priyanka. I'd like to thank all of you. You have done a tremendous service to the Congress Party. But it is important that now we take the ideas from this building and, like leaders of the Congress have done in the past, we spread the ideas to the rest of the soil of this country. Because we are fighting a civilizational war with these people. They are every day attacking the ideas that we believe in. And only this organization, only the people in this room and the millions of workers of this organization have the courage and the capability to stop them. I'd like to say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. In the last working committee meeting, I said very clearly that there is something wrong that has happened in the Maharashtra election. I said clearly that we are not comfortable with the way the Election Commission is holding elections. I said very clearly that the large number of new voters that have suddenly appeared, almost 1 crore new voters who have suddenly appeared,
between Lok Sabha and Vidhan Sabha in Maharashtra is problematic. And I put a challenge clearly in front of the Election Commission. And I said clearly to the Election Commission through that meeting that it is your duty to make the voter list transparent to the opposition. We said clearly we want to see the voters, the names of the voters who voted in the Lok Sabha election in Maharashtra, and we want to see the name of the voters who voted, names and addresses of the voters who voted in the Vidhan Sabha election. If they were to give us that data, the problem would be solved. Because we would know for sure whether there is a problem in Maharashtra or not. But I would like to state to this meeting that the Election Commission has refused to give us that information. Now, I want to ask you, why would the Election Commission refuse to give us voter lists of the Maharashtra election? What purpose is served by not giving us and the rest of the opposition the voter list of the Maharashtra Lok Sabha and Vidhan Sabha elections? Why will it damage the Election Commission to give us this list? And why are they not giving us this list? It is the duty of the Election Commission to provide transparency in elections. If there is a 1 crore increase in voters between Maharashtra, Lok Sabha and Vidhan Sabha, it is the duty and the sacred responsibility of the Election Commission to show us exactly why that has happened, and they are refusing to do it. And this is something every congressman and every opposition person has to keep in mind. There is a serious problem with our election system. And we might find it very difficult to accept this, because we are the people who have put in place the election system. But we have to keep it in mind that there is a problem. And it is the duty of the Election Commission to come clean and to give us the data of the Maharashtra and the Haryana elections, to give us the data we are asking for, the opposition is asking for, in which they are refusing to give us. So that is the situation in which we are fighting. Investigative agencies which are supposed to investigate crimes are being used against opposition. They're being used against all opposition leadership. CBI, ED, all these structures. We do not know whether our institutions are working or are non-functional. It's pretty clear the media, what the media is up to. Everybody knows. Even the people know that the media is no longer free and fair. So these are circumstances under which you're fighting this ideological battle. And I must tell you that I'm extremely proud of every single one of you. That you get up in the morning, and you stand and you fight for what you believe in and what you know to be your politics. So I'm very proud of this building, and I'm more proud of the people who are sitting inside this building right now. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। आपके प्रेरणादायक शब्दों ने नई ऊर्जा को ज़रूर यहाँ पे संचारित किया होगा। मैं अब अनुरोध करूँगा हमारे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कि वो आएँ और हम सब लोगों को संबोधित करें। खड़गे जी श्री
श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और मेरे सहयोगी और साथियों, आज मुख्यालय का उद्घाटन हमारे पार्टी के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इंदिरा गांधी भवन नाम से कांग्रेस का स्थायी दफ्तर बनना हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। साथियों, ये बहुत खुशी की बात है कि ये भवन उसी इलाके में बना है जहां हमारे महान नायकों ने सोचा था 31 दिसंबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में CWC की मीटिंग में ये बात हुई और उसके प्रोसीडिंग से मैं कोट करता हूँ। उन्होंने क्या कहा था? द कमिटी considered the question of the purchase of the site for the AICC office building. It was decided that a site for the AICC office be purchased in the Indraprastha state on the terms offered. यानी उस दिन की आवाज़ थी कि इसी एरिया में कांग्रेस ऑफिस बने और ये निर्णय उस वक्त जब जवाहरलाल नेहरू जी के घर में CWC की मीटिंग हुई उसमें ये उनका इरादा था। तो मुझे खुशी है कि नेहरू जी की ख्वाहिश आज श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पूरी की। इस मुख्यालय का शिलान्यास 28 दिसंबर 2009 को कांग्रेस के 125वें स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था और उनकी देखरेख में भवन निर्माण का कार्य आगे बढ़ा। इसीलिए सोनिया जी से हमने अनुरोध किया कि आप उद्घाटन करें और आप यहाँ पधारे। इसी के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं आपका आभारी हूँ। साथियों, आज़ादी की लड़ाई के सबसे कठिन मौके पर 1920 के दशक से 1947 तक कांग्रेस का मुख्यालय इलाहाबाद में स्वराज भवन था, जहाँ पर इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था और इसीलिए आज हम इसको इंदिरा गांधी भवन इस नाम से रखें। आज़ादी के बाद मुख्यालय इलाहाबाद से दिल्ली आया और 1969 में जंतर मंतर रोड से निकलकर फिर राजेंद्र प्रसाद रोड पर ये रहा और 1978 से अब तक 24 अकबर रोड पर हमारी ऑफिस है। कांग्रेस मुख्यालय कभी भी केवल ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं है। आज़ादी के आंदोलन के समय से ही हमारे प्रगतिशील विचारधारा और विचारों का केंद्र रहा है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि कांग्रेस मुख्यालय हमारे देश के लिए एक स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी है और इसका हम सभी लोग आदर करते हैं। पंडित नेहरू जी ने कहा था, डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली पॉलिटिकल, नॉट ओनली इकोनॉमिक, बट something of the mind, as everything is ultimately something of the mind. These are the words Pandit Jawaharlal Nehru ji said
फॉर डेमोक्रेसी। पहले कांग्रेस मुख्यालय से देश की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी गई, फिर राष्ट्र निर्माण का काम हुआ जिसके लिए गांधी जी, इंदिरा जी, राजीव जी समेत कई कांग्रेस जनों को अपनी शहादत देनी पड़ी। कई विभाजनकारी ताकतें जिनका आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, उन्होंने बाद में संविधान, तिरंगा, अशोक चक्र से लेकर समाज की प्रगति के लिए बन रहे कायदे कानून तक का विरोध किया। और जैसा कि अभी राहुल गांधी जी ने बात कही, जो लोग आज़ादी से वास्ता नहीं था या उसके लिए लड़े नहीं थे, ऐसे लोग क्या बात कर रहे हैं आपको मालूम है। आज ही मैं पेपर में पढ़ा कि जो आरएसएस के मुख्य है भागवत, उन्होंने अपना मुंह खोला और ये कहा कि रियल आज़ादी मिली जब राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन किया। तो सहज है कि मोदी और उन्होंने मिल के उसका उद्घाटन किए थे, इसलिए मोदी जी को आज़ादी मिली वो 2014 में, वो समझते हैं, क्योंकि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। और आरएसएस के लोग ये समझते हैं कि जब राम मंदिर बना वही आज़ादी का दिन। ये शर्म की बात है कि हमारे को आज़ादी मिली, आपको मालूम है, सबको मालूम है, 1947 में, और मुझे आज़ादी मिली 1948 में हैदराबाद में। तो आज़ादी मिलने के बाद भी अभी उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं, कभी लड़े नहीं, कभी जेल में नहीं गए, इसीलिए वो उनको याद नहीं रहता। हमको याद इसलिए है कि हमारे लोग आज़ादी के लिए मरे हैं, आज़ादी के लिए ठोकरें खाए हैं, घर छोड़े हैं, इसीलिए हमको याद है, उनको याद नहीं है। इसीलिए मुझे ये कहना पड़ता है कि उनका जो स्टेटमेंट है उसको मैं कंडम करता हूँ, और ऐसी स्टेटमेंट अगर वो देते गए तो हिंदुस्तान में फिरना बड़ा मुश्किल उनको हो जाएगा। अब हमारा ये कांग्रेस मुख्यालय उन शक्तियों से लड़ाई लड़ने का केंद्र बनेगा जो संविधान और लोकतंत्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं और जो ऐसे विचार फैला रहे हैं। तो इसको तोड़ में हम लोग इस एक केंद्र का उपयोग करेंगे और आप सभी लोग इसके लिए तैयार है, मुझे आशा है। तो मैं और एक बात आपके सामने रखूंगा कि 28 दिसंबर सन 1885 को WC बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में पहले अधिवेशन से लेकर अब तक के सभी अध्यक्षों और नायकों को हम याद करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सभी संभाला। इसीलिए तो आज हम ये दिन देख रहे हैं और एक के बाद एक, एक के बाद एक उन्होंने त्याग दिया, बलिदान दिया। तो इसीलिए मैं उनको भी नमन करता हूँ, याद करता हूँ। साथियों, 2024 का साल संविधान के स्वीकार करने का 75वां साल और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की शताब्दी का साल भी है। गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष रहते आम आदमी, महिलाओं, किसानों, मजदूरों से लेकर देश के हर वर्ग से कांग्रेस से जोड़ा। छुआछूत जैसी सामाजिक समस्याओं को भी राजनीतिक एजेंडे में शामिल किया था और उन्हीं के वजह से आज
बहुत से गरीब लोग कांग्रेस से जुड़े हैं। आज़ादी के आंदोलन के कई अहम पड़ाव में कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन चले, इतिहास इसका गवाह है। लेकिन आज इसी इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश आरएसएस और उनके साथी लोग कर रहे हैं। मैं इस मौके पर एक बात कहना चाहता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक बात बताई थी, याद दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास भूल जाते हैं। तो ये बात हमको याद रखना चाहिए। जो इतिहास भूल जाते हैं, जो काम कांग्रेस ने किया उसको अगर भूल जाते हैं, जो लोग आज़ादी हमको दिलाई अगर हम भूल जाते हैं, तो आप कोई नया इतिहास बनाने वाले नहीं हैं। तो ये हमने ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आज की जो पार्टियां हैं वो सिर्फ कांग्रेस को गालियां देने में ही अपना समय बिता रहे हैं। देश के लिए कुछ काम उन्होंने नहीं किया, सिर्फ प्रचार एक ही काम है। इसीलिए उनको भी हम ये कहना चाहते हैं। अपने कांग्रेस के साथियों को कहना चाहता हूँ कि हमें इतिहास याद रखना है और लोगों को भी याद दिलाते रहना है। साथियों, विचारों की ताकत पर कांग्रेस कायम है। दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी जी, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, नेहरू जी, मौलाना आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र बाबू समेत सभी प्रमुख राष्ट्र नायक हमारी विरासत है। कांग्रेस की सत्ता के दौरान देश की तस्वीर बदलने वाले कई ऐतिहासिक काम हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुए प्रयासों से ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना और अंबेडकर के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान बना। शास्त्री जी के नेतृत्व में जो जय जवान जय किसान का नारा और जवानों और किसानों के लिए बहुत कुछ उन्होंने काम किया। पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा जी के नाम पर बना ये भवन मातृ शक्ति का प्रतीक है और ये हमेशा हम सभी के लिए प्रेरणा का केंद्र बना रहेगा। उनके कार्यकाल में 10 सूत्री योजना के तहत बैंकों और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, लैंड रिफॉर्म्स, प्रीवेपर्स खत्म करने का काम और हरित क्रांति, श्वेत क्रांति उन्होंने लाई और 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत गरीबों और कमज़ोर तबकों के लिए साहसिक काम उन्होंने किया। पाकिस्तान को शिकस्त देकर बांग्लादेश को इंदिरा जी ने आज़ाद कराया और मुझे गर्व है कि 1969 में इंदिरा जी के ज़माने में मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना था और 2022 में मुझे अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने चुना। तो 69 से लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी में मुझे सेवा करने का मौका मिला और आपने जो मुझे अध्यक्ष चुना 2022 में, ये इसका मैं बहुत ही आभारी हूँ और किसी भी शब्द में अगर मैं कहूँगा वो कम गिर जाएंगे शब्द, लेकिन इतना बड़ा एक हम पर
आप सभी लोगों ने जो एक आशीर्वाद किया, इसीलिए आज हम आपके आइडियोलॉजी पे, हमारे आइडियोलॉजी पे हम डटे रहते हैं, डटे रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, आरएसएस के मुखिया हो, होम मिनिस्टर हो, आज जो कांग्रेस के वर्कर को सता रहे हैं और वो अपनी बात कहने का काम कर रहे हैं, और यहाँ तक कि जो लोग उनके बगल में बैठते थे उनकी टीका भी शाह अपने अनेक जगह पे बात करते हैं। एक तरफ उन लोगों की तारीफ भी करते हैं, दूसरे तरफ उनको टोकते भी हैं। तो आज वो लोग भी परेशान है, भाई हमने इनसे तो गले लगा लिया, इन्होंने तो हमको दूर किया। लेकिन आज ऐसा समय है कि हम जो किए हैं उसको लोगों को याद दिलाना ज़रूरी है। और राजीव जी के समय संचार और सूचना क्रांति, ऑटोमोबाइल क्रांति, ग्रास रूट्स लेवल डेमोक्रेसी के लिए पंचायती राज और 18 साल की उम्र में वोटिंग के अधिकार जैसे ऐतिहासिक काम हुए। ये सब काम हमारे युवाओं को हम बताने की ज़रूरत है। आज जितने भी जो इंजीनियरिंग में इतना कंपटीशन है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए और कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी कोर्सेस के लिए, वो अगर किसी की देन है तो वो राजीव गांधी जी की देन है, हमको ये याद रखना चाहिए। पीवी नरसिंह राव जी के कार्यकाल में लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के द्वारा देश को नई दिशा मिली। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में आरटीआई, आरटीई, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, फॉरेस्ट राइट्स और भूमि अधिग्रहण कानून बना। वो सामाजिक सुरक्षा के लिए कई काम हुए जिससे जनता की ताकत बढ़ी। मैं यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि इस नए मुख्यालय में जो पुस्तकालय है उसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह लाइब्रेरी होगा। तो हमने बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई है, उस लाइब्रेरी का नाम मनमोहन सिंह जी के नाम पे रखना है। इसके लिए सबकी सहमति है, ऐसा मैं अपना ये करूँगा। तो ये सूचना भी मुझे हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दी कि ये करना ठीक होगा। तो इसीलिए कि जो लोग हमसे जुड़े हैं उन सब का सम्मान हम हमेशा करते रहे हैं और आज भी करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जाने के बाद उनकी अहमियत सभी समझ रहे हैं। He had once said that history would be kinder to him. I would like to assure Dr. Saab that history is indeed very kind to you. उन्होंने जो कहा था उससे भी ज़्यादा आज लोग हिंदुस्तान, देश के बाहर सभी लोग प्रशंसा उनको कर रही है। इसीलिए मैं खास करके श्रीमती सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देता हूँ। जब कभी आप कोई किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो वो सोना बन जाता है और सोना बन जाता है और देश के लिए भी वो उसका फ़ायदा होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपको खुश करने के लिए, नाउनो नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने सोच के उस वक्त जो कदम उठाए उसका फ़ायदा सारे देश को हो गया। और आज जब दुनिया में उनकी चर्चा होती है
दुनिया में जब उनका कौतुक किया जाता है तो ये सारा क्रेडिट हमको ही आता है, आपको ही आता है। ये आपके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे लिए ये गर्व की बात है कि आपने ऐसे व्यक्ति को चुना जिसने सारे देश को और विदेश में अपना नाम फैलाया। कांग्रेस ने 140 सालों में कई उतार चढ़ाव के पल देखे, लेकिन कभी धैर्य नहीं खोया। हमारे नेताओं ने हमें सिखाया है कि प्रचंड जीत हो तो घमंड नहीं करना, पराजय हो तो मायूस नहीं होना है। तो जनता के बीच हमें लगातार संपर्क बनाकर एकता और अनुशासन के साथ उनके संघर्ष में भागीदार बनकर समाधान निकालना है। हम पर उनका विश्वास इसमें और भी बढ़ेगा। राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सब ने देखा है। उनकी मेहनत और त्याग के बल पर इससे अभूतपूर्व सफलता मिली। संविधान की रक्षा, जातिगत जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से लेकर सभी बुनियादी मसलों पर पूरे देश में इसने नई ऊर्जा पैदा की और जनता में जागृति आई। इसी का नतीजा ये रहा कि लोकसभा चुनाव के बाद संविधान विरोधी ताकतें भी अब संविधान की बात करने लगी है। हमें भरोसा है कि पार्टी का नया मुख्यालय कांग्रेस को एक नई ऊर्जा देगा। जनता के हकूक के लिए लड़ते हुए हम कामयाबी देंगे। अंत में मैं उन सभी साथियों, खास तौर पर स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी, अहमद पटेल जी, इनको याद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस भवन के निर्माण में विशेष भूमिका वो बनाए। प्रियंका जी का विशेष धन्यवाद। उन्होंने इस भवन को अंतिम आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन सब के प्रयासों का ये नतीजा है। और मैं पहली बार इस ऑफिस में आया हूँ, मैं देखा ही नहीं, लेकिन हमेशा तो प्रियंका जी कहती थी आप आके एक बार देखो तो देखो। मैं बोला कि मैं पूरा बनने के बाद ही अंदर आऊँगा, तब उन्होंने हर चीज़ को कहाँ कैसे जगह लगाना, इतिहास के जो भी कितने हमारे कहावत है या लिखा पड़े हुए हमारे चरित्र है वो सब को लगाना, और हर एक चीज़ का उन्होंने बारीकी से ध्यान देकर किया। और मैं ये भी धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो काम किए हैं और उनके साथ रह के उनके इंस्ट्रक्शन को बोले सूचना को जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मनीष चतरथ और उनके साथी लोग भी ये जो बनाने में वो अपना सहकार दिए, उसके साथ मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा जो L&T कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि थोड़ा बाकी भी देना है भी थोड़ा, इसीलिए तो मैं L&T कंस्ट्रक्शंस, आर्किटेक्ट और निर्माण में लगे सभी श्रमिक भाई बहनों का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि लेकिन उनका तो मैं ये कंपनी का तो धन्यवाद करता हूँ, लेकिन कंपनी के CEO ने एक बात बताई कि 90 आवर्स काम करना चाहिए, ये इसका नहीं मानता मैं। ऐसे लोग भी हैं जो 90 घंटे काम करता है। अरे मजदूर 8 घंटे में काम करता है तो थक जाता है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर अंबेडकर ने
ये फैक्ट्री एक्ट बनाते वक्त उन्होंने कहा था कि 8 घंटे से ज़्यादा नहीं, और उसके बाद कोई 9 घंटे बोले, लेकिन इन्हों तो एकदम 12 घंटे 14 घंटे बोल रहे हैं। वो एक को छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं कंपनी को अपना धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिया है, और उन श्रमिकों को भी उनकी मैं तारीफ करना, क्योंकि धूल में धूप में और कोई हमेशा उनको अगर रक्षा भी नहीं है तो रात दिन ये काम किए हैं, चाहे कोई भी हो, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर देश भर का नेतृत्व, खासकर पीसीसी प्रेसिडेंट्स और सीएलपी लीडर्स मौजूद है। मैं इस मौके पर यह भी अपील करना चाहूँगा कि हमारा राष्ट्रीय मुख्यालय तो इतना शानदार बन गया है, लेकिन हमें चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का अपना भवन हर राज्य, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ तो कि हमारा राष्ट्रीय मुख्यालय तो इतना शानदार बन गया है, लेकिन हमें चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का अपना भवन हर राज्य, हर जिले और हर ब्लॉक में बने। इससे संगठन को बहुत ताकत मिलेगी। ये मेरा अपील आपसे है। अगर आप लोग संगठन को मजबूत करना चाहते हैं तो ब्लॉक लेवल से लेकर पीसीसी तक हमारे बिल्डिंग्स होना चाहिए, ऑफिसर्स होना चाहिए, क्योंकि बहुत से बिल्डिंग्स अभी नहीं बने। और एक आपको याद दिलाना चाहता हूँ, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो 1969 के पहले जो प्रॉपर्टी कांग्रेस की थी, इंदिरा गांधी के अध्यक्ष बनते वक्त, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि वो सब प्रॉपर्टी कांग्रेस को देना चाहिए, हैंडओवर करना चाहिए। इसी बेसिस पे हमारे कर्नाटक में जो बिल्डिंग देवेगौड़ा के पास थी, जेडीएस के पास, तो हमने वापस ली। हमारे वहाँ के सभी नेता लोग कोशिश किए और उसके बाद आज लाखों की प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, जहाँ जहाँ भी पुराने 1969 से पहले जो प्रॉपर्टी कांग्रेस के नाम से थी, उसको आप कानूनी कार्रवाई करके अपने पास लीजिए, वो एक है। और दूसरा, जहाँ नहीं है, आप कृपया बिल्डिंग बंद कर आप एक खुशी कांग्रेस पार्टी को दीजिए। इतना कहते हुए मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और जय हिंद और जय कांग्रेस। बहुत धन्यवाद खड़गे जी। अब हमारा कार्यक्रम अगले चरण पे पहुंच गया है। हम सब लोग समझते हैं कि आप सब लोग जो यहाँ पे आए हैं वो पूरे के पूरे इस भवन में जाकर के उसको अच्छे से देखना चाहेंगे। इसके लिए इंतज़ाम किया गया है और आप लोगों की सीट्स में आपने देख लिया होगा जो आज के कार्यक्रम लिखे गए हैं, उसके अंदर ये मेंशन किया गया है। और अभी मेरे बोलने के बाद में स्टेज के ऊपर बैठे हुए माननीय नेतागण और ग्रुप 1 जो मेंशन्ड है लिस्ट में, जितने भी ग्रुप 1 के साथी हैं वो यहाँ से निकलेंगे और मनीष चतरथ जी उनको लेकर के जाएंगे। गाइडेड टूर उनका यहाँ से सीधे अभी शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये ग्रुप बाहर निकलेगा उसके बाद में हम लोग इधर वेट करेंगे। बाकी सारे के सारे लोग
कैफेटेरिया में हम लोग नीचे यहाँ पे जाएंगे और वहाँ से एक एक करके वहाँ से गाइडेड टूर 15-15 मिनट के अंतराल के ऊपर हम लोग वहाँ से लेकर के जाएंगे और सभी अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे, और इसलिए 15-15 मिनट के अंतराल पे लेकर के गए हैं ताकि सब लोगों को अच्छे से विस्तार से इस भवन की खूबियाँ और इस भवन के बारे में बता सकें। तो मैं अनुरोध करूँगा हमारे नेतागणों को कि वो यहाँ से निकलें।